नमस्कार। आज हमारे साथ हमारे एक खास मेहमान के रूप में मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जो पेशे से इंजीनियर रहे हैं, राजनीति में भाग्य आजमा रहे हैं, लगातार जनसंपर्क अभियान भी चला रहे हैं। कैसा कुछ लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है और क्या पार्टी की नीति है, इसके अलावा भी कई मुद्दे हैं जिन पर हम इनसे विस्तार से चर्चा करने के लिए आज पहुंचे हैं। जानेंगे क्या कहना है, क्या कुछ कैसे देखते हैं, पार्टी किस तरह से हरियाणा में इस्टेब्लिश होगी और आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या कुछ कहना है, किस तरह से कितना कुछ रिस्पॉन्स मिल सकता है, कितनी कुछ सीटें हैं वो आम आदमी पार्टी निकाल सकती है। हम मौजूद हैं नारनौल में। इंजीनियर नरेंद्र जी हमारे साथ मौजूद है, आम आदमी पार्टी के जो नरेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार जी, आप लोगों को स्वागत है, आपके दर्शकों का स्वागत है। आप लोग आज आए मिलने के लिए। किस पद पर आप मनोनीत है पार्टी की तरफ से? मैं आम आदमी पार्टी का जिला सचिव हूँ, जिला महेंद्रगढ़ का। जी जी जी। जो पहला संगठन का विस्तार पार्टी ने किया था, उसके माध्यम से मैं पहली बार ही जो हमारा संगठन बना तो मुझे पार्टी ने जिला सचिव के तौर पे नियुक्ति दी, जिसका मैं पिछले 6-7 महीने से अपना पद का निर्वहन कर रहा हूँ। अगर बात कर ले तो जिला सचिव हैं आप, तो महेंद्रगढ़ जिले के अंदर 4 विधानसभाएं आती हैं। कैसा कुछ लोगों का रिस्पांस मिल रहा है और पार्टी के प्रति लोगों का रुझान कैसा है? क्योंकि जिस तरह से बातचीत हम कर ले, लगभग 10 साल की ये पार्टी है और 2 स्टेटों में सरकार भी चला रही है, तो यहाँ महेंद्रगढ़ जिले में बात कर ले तो चारों विधानसभाओं में कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? जब पंजाब इलेक्शन के बाद में हम लोगों ने पार्टी ज्वाइन करी थी, मैंने खासकर पार्टी ज्वाइन करी थी, तो उस समय जब हम लोगों ने संगठन के ऊपर काम करना शुरू किया तो लोगों के बीच में गए तो पार्टी को लेके बहुत उत्साह लोगों के अंदर रहा और उसी उत्साह को आज भी बरकरार रखा हुआ है। आम आदमी पार्टी जो है वो मूलभूत सुविधाओं के ऊपर काम कर रही है और जो लोगों को रोजमर्रा के जीवन में मूलभूत सुविधाएं चाहिए, जो आम आदमी पार्टी का मुख्य दिशा है, मुख्य जो काम है वो मूलभूत सुविधाओं के ऊपर है। तो आज भी अगर हम लोग फील्ड के अंदर जाते हैं, जमीनी स्तर पर जाते हैं, तो चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, सभी लोगों को मूलभूत सुविधाएं जो आपकी स्कूल की, अस्पताल की, बिजली की, पानी की और रोजगार की है, वो ही आज जरूरत है। तो उसके लिए आज भी लोग चाहते हैं कि मूलभूत सुविधाओं पे काम हो, जो आम आदमी पार्टी करती है। लोगों के अंदर बढ़िया रिस्पॉन्स है और मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने सुना होगा कि कई बार लोग है ना पार्टी के लिए मुखर नहीं हो पाते हैं। आम आदमी पार्टी के लिए क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि जो पुरानी जो पार्टियां बैठी है तो उनको लोगों को लगता है कि जब तक सरकार चल रही है तब तक हम लोगों को इनको कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी जो है वो मूलभूत सुविधाओं पे काम करती है और लोगों ने ये चीज को एक्सेप्ट किया हुआ है कि आने वाले समय के अंदर हम स्कूल और अस्पताल के नाम पे राजनीति करना चाहते हैं, स्कूल अस्पताल के नाम पे वोट देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं से शुरुआत होनी चाहिए कि जो कोई पार्टी आके ये कहे कि हम आपके क्षेत्र के, आपके गांव के, आपके मोहल्ले के, चाहे वो स्कूल है, वो अस्पताल है, हम उनको बनाएंगे। पार्टी का रिस्पांस लोगों के अंदर बहुत जबरदस्त है। लोग जुड़ रहे हैं, लोग मिलने के लिए भी आते हैं, मेरे कार्यालय पे भी आते हैं। मैं गाँव के अंदर जाके जनसंपर्क के प्रोग्राम भी कर रहा हूँ। जनसंपर्क के प्रोग्राम के माध्यम से लोग मुझे सुनने के लिए भी आते हैं। पार्टी की नीतियों का हम खुल के प्रचार कर रहे हैं, खुल के विस्तार कर रहे हैं, लोगों को समझ में भी आ रही है। देखिए, बात कर ले तो मूलभूत सुविधाओं को प्रायोरिटी देकर हर राजनीतिक पार्टी चुनाव लड़ती है, लेकिन बावजूद इसके होता क्या है कि अगर सत्ता में पार्टी आ जाती है तो भी लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती, और अगर किन्हीं कारणों से कोई पार्टी सत्ता में भागीदार नहीं भी बन पाती है तो भी लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। तो इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? आम आदमी पार्टी उन चीजों का प्रचार और विस्तार करती है जो ऑलरेडी डिलीवरेबल हो चुके हैं, लोगों को दिए जा चुके हैं। हमारे पास में इस चीज को, मूलभूत सुविधाओं का जो मॉडल है वो दिखाने के लिए आपके पास में दिल्ली है, पंजाब है और गोवा में भी एमएलए है। आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले गोवा के एमएलए के पास में भगवंत मान जी और केजरीवाल जी मिलने के लिए गए थे। सरकार ना होने के बावजूद भी वहां मोहल्ला क्लिनिक रन किया जा रहा है। तो जो मूलभूत सुविधाओं की हम बात कर रहे हैं वो मूलभूत सुविधाएं लोगों को डिलीवरेबल हैं, डिलीवर हो चुकी हैं, तभी उन लोगों को विश्वास हो रहा है। जिन दूसरी पार्टियों ने जो वादे करे हैं मूलभूत सुविधाओं देने के लिए, वो सिर्फ कागजी वादे हैं। लेकिन अगर आप आम आदमी पार्टी के लिए बात करेंगे, चाहे आप स्कूल के नाम पे बात कर लें, वो स्कूल बनाए जो आपके क्षेत्र के अंदर किसी भी प्रकार के प्राइवेट स्कूलों से ऊंचे हैं, चाहे अस्पताल की बात कर लें जहाँ पे इलाज दिया जा रहा है, जहाँ 10 साल से आप बिजली की बात कर लें। अभी भी हमने जींद रैली के अंदर जब किया तो 1 लाख बिल
जो भगवंत मान जी पंजाब से लेके आए थे, जो जीरो बिजली का बिल आता है वो भी मूलभूत सुविधाओं के अंदर देने का काम करा है। तो जो आम आदमी पार्टी है वो झूठ की राजनीति नहीं करती। आम आदमी पार्टी जो काम करती है वो मूलभूत सुविधाओं को जो देने के काम करती है, डिलीवरेबल्स के बाद में जो बात होती है उसी के ऊपर बात करती है। चलिए अभी बातचीत कर लेते हैं। हाल फिलहाल मामला भी चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ समय पूर्व आपके एक जो राज्यसभा सांसद है राघव चड्ढा जी, उन्होंने भी कहा कि भी जो बीजेपी पार्टी है वो हिंदुस्तान को दक्षिण कोरिया बनाना चाहती है, और जिस तरह से उन्होंने सरासर आरोप भी लगाए हैं बीजेपी पार्टी पर कि भाई पूर्णतः धांधली की गई है चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में, जिसको लेकर के आपके जो सुशील गुप्ता जी हैं उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया, उनको गिरफ्तार भी किया गया। इसको पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? विशेषकर बीजेपी पार्टी के बारे में हम बात कर लेते हैं। आज हर पार्टी है वो ये करके तानाशाह पार्टी है, तो क्या ऐसा लगता है आपको असल में कि पार्टी तानाशाही कर रही है, जो लोकतंत्र है उसको खतरा है? जी, बीजेपी इस समय पूर्ण तरह उद्दंडता पे उतरी हुई है और बीजेपी सरकार सिर्फ एक ही टारगेट है। जिस प्रकार से कोई कंपनी चलाता है तो उसका टारगेट होता है कि इस साल के अंदर मुझे कितना रेवेन्यू कमाना है, कितना पैसा कमाना है। उसी प्रकार से बीजेपी सरकार का भी एक ही माध्यम है कि हमें किसी भी प्रकार से जोड़ करके, तोड़ करके, लोगों को खरीद फरोख्त करके किसी प्रकार से हमें सरकार के अंदर रहना है। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग कह रहे हो कि ईवीएम के ऊपर भी एक मुद्दा पहले भी आया जी। हम कहते हैं ईवीएम एक चिप है, चिप को मैनेज करना बहुत आसान है। आप यहाँ बैठ के अमेरिका में चलती हुई गाड़ी को भी बंद कर सकते हो, इतना आपके पास में रिमोटली मैनेज कर सकते हो। तो ईवीएम के अंदर तो एक सिर्फ चिप है। इसीलिए आपने देखा होगा जापान में भी, अमेरिका में भी बैलेट पेपर से इन्होंने इलेक्शन कराने का प्रावधान रखा। बिल्कुल राघव चड्ढा जी ने बात उठाई और बहुत स्पष्टता के साथ में उठाई। क्यों? क्योंकि आपने देखा, सभी लोगों ने देखा, खुले कैमरे के सामने देखा कि किस प्रकार से इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो गठबंधन का हमारा कैंडिडेट था कुलदीप, उसी के ही चुनाव, उसी के ही वोटों को इन्होंने इनवैलिड घोषित किया। बीजेपी के लिए जो डाले गए वोट थे उनमें से एक भी वोट इनवैलिड नहीं हुआ। तो मैं कहना चाहता हूं कि इतने पढ़े लिखे लोग हैं आम आदमी पार्टी में, जिनको वोट डालना भी आता है, सरकार बनानी भी आती है, सरकार चलानी भी आती है। तो बीजेपी सरकार जिस प्रकार की उद्दंडता पे उतरी हुई है कि जिस भी प्रकार से शाम दाम दंड भेद अपना के और ये सिर्फ सरकार में बने रहना चाहते हैं, ये बहुत ही गलत सिस्टम है। इस चीज का विरोध भी होना चाहिए। और जो विरोध प्रदर्शन हमने दिल्ली में जाके गया, मैं खुद वहां पे मौजूद रहा, हमने देखा बहुत ज्यादा संख्या के अंदर हम लोग वहां पे पहुंचे थे। और हमारे पार्टी के जो संयोजक हैं माननीय अरविंद केजरीवाल जी, वो भी वहां पहुंचे, भगवंत मान जी पहुंचे, और उनका सीधा सीधा एक काम जो उन्होंने वहां पे लोगों को, हमारे कार्यकर्ताओं को पहुंचाने के लिए जो किया वहां पे, वो यही था कि हम बीजेपी द्वारा की गई किसी प्रकार की उद्दंडता को हम लोग सहन नहीं करेंगे। हमें जितनी मर्जी बार हमें सड़क पे उतरना पड़े, हम सड़क पे उतर के इस चीज का विरोध करेंगे। चलिए अभी बातचीत करते हैं आपकी ही पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, जिनको लगातार 5वीं बार या 6ठी बार हम कह सकते हैं कि ईडी के द्वारा सम्मन दिया गया। क्या कहेंगे? राजनीतिक परिदृश्य से इस सारी कार्यवाही को आप कैसे देखते हैं? देखो, ईडी, सभी आपने देखा, सभी राजनीतिक लोग इसका स्टेटमेंट दे रहे हैं, चाहे दूसरी पार्टियों के जो लोग हों उसके अंदर सभी लोग कह रहे हैं कि ईडी एक टूल की तरह प्रयोग किया जा रहा है। जैसे मैं सुन रहा था झारखंड के केस में हेमंत सोरेन को, जिनके ऊपर जमीन घोटाले की बात करी गई है, जो लीगल लोग हैं उनका मानना है कि किसी प्रकार के घोटाले की बात की गई है तो पहले वो जो निचली कोर्ट है उसके अंदर, अदालत के अंदर उस चीज को पेश किया जाता है, वहां पे उसके ऊपर मुकदमा या जो भी चीज कार्रवाई करते हैं वो कराया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पे जब से बीजेपी की सरकार आई है, इन्होंने क्या किया है, ईडी जैसी एजेंसी को इन्होंने टूल तैयार कर दिया है। आप ये देखिए, जिस प्रकार से हमने चंडीगढ़ का विरोध करने के लिए प्रदर्शन किया, उसी रात को ही इन्होंने क्राइम ब्रांच के लोग केजरीवाल जी के घर पे भेज दिए नोटिस देने के लिए। आतिशी जो हमारी शिक्षा मंत्री है उसके घर नोटिस देने के लिए भेज दिए कि आप लोगों ने जो ये झूठा एलिगेशन लगाया है खरीदने का विधायकों को, ये आपके इसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे। ईडी हो या सीबीआई हो या फिर आपका कोई भी और दूसरी एजेंसी हो जिसके लिए बीजेपी इस चीज के लिए जानी जाती है, इनकी बैक एंड टीम का काम सिर्फ यही है कि किसको निशाने पर लेके आना है। और एक सबसे बड़ी चीज मैं आपको आज इस इंटरव्यू के माध्यम से बताना चाहूंगा, बीजेपी सरकार क्या करती है। बीजेपी सरकार क्या करती है, किसी भी आदमी की इमेज और रेपुटेशन को कैसे खराब करना है उस चीज को देखा जाए। साइकोलॉजिकल गेम खेल रही है बीजेपी ये चाहती है किसी व्यक्ति की अगर कोई इमेज बनी हुई है तो सबसे पहले इमेज के ऊपर डेंट डालो, क्योंकि हमारे जो लोग हैं जो
काम कर रहे हैं लोगों, जो ग्राउंड के ऊपर लोग हैं, उनके बीच में चर्चा जानी चाहिए, क्षेत्र में चर्चा जानी चाहिए, गांव में चर्चा जानी चाहिए कि भाई फलाने आदमी ने इस प्रकार का भ्रष्टाचार किया, इसलिए उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। लेकिन उसी प्रकार से आपने देखा, पहले भी आवाज मुखर हुई कि जो जो लोग बीजेपी सरकार के अंदर इनके साथ में चले गए, जैसे हेमंत बिस्वा जो असम के चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं, उनके ऊपर खूब एलिगेशन लगाए गए, लेकिन आज उन्होंने चीफ मिनिस्टर बना दिया। तो बीजेपी जो इस तरह काम कर रही है ईडी के माध्यम से, इन्होंने क्या किया हुआ है, ईडी और मीडिया दो प्रावधान इन्होंने प्रयोग करके, और इन्होंने क्या किया हुआ, किसी भी प्रकार से आपको इमेज के ऊपर डेंट डालना है, चाहे वो पुराने राजनीतिक लोग हो, चाहे नए उभरते हुए राजनीतिक लोग हो, जो मुखर हुआ है उनके खिलाफ ये लोग खड़े हो गए और इमेज खराब करने का इन्होंने काम किया है। देखिए, जिस तरह से हम बातचीत कर ले पूर्ववर्ती सरकारों की, तो केंद्रीय एजेंसियां अपना काम करने के लिए स्वतंत्र रहती है। इससे पहले भी ईडी सीबीआई की कार्रवाई हुई है। तो ईडी और सीबीआई को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ना कहां तक उचित है? क्या जो अफसरशाही है वो राजनीतिक घरानों तक सिमट करके रह गई है? देखो, ईडी को बीजेपी से जोड़ना इसलिए उचित मैं मानता हूं कि जिस प्रकार से ईडी ने जितने भी विपक्षी पार्टियों के खिलाफ केस दर्ज किए हैं, उन केस के अंदर आप देखेंगे तो 95-98% जो विपक्षी लोग हैं, विपक्षी दल है, उनके खिलाफ इन्होंने केस दर्ज किए हैं। बाकी को 2-4% है, इन्होंने कॉमनली जो है वो केस रजिस्टर किए हैं। लेकिन बीजेपी क्या करती है, सिर्फ और सिर्फ टारगेट करती है। मैं कहता हूं कि बीजेपी के अंदर जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, आपने थोड़े दिन पहले अखबार में पढ़ा होगा, 100 करोड़ रुपए का कोई हाउसिंग का घोटाला इन्होंने उजागर किया है। मैं आपको 100% कहता हूं, उजागर इन्होंने किया है, इन्हीं के लोग जांच करने वाले, सब कुछ करने वाले हैं। अगर निष्पक्ष जांच होके अगर उसके अंदर किसी को सजा हो जाए तो आप हमारे को बता देना। लेकिन बीजेपी क्या करती है, किसी भी विपक्षी पार्टी का जो व्यक्ति है, अगर उसकी इमेज अच्छी है तो सीधा इमेज के ऊपर डेंट डालने के प्रयास करते हैं, और ये मिसयूज करते हैं लोगों के लिए, इनके रिकॉर्ड्स खंगाल के गलत सलत रिकॉर्ड करके और इसके ऊपर एलिगेशन लगाते हैं, और फिर उसमें जांच चलती रहती है। कल भी मैं संजय सिंह जी को सुन रहा था, कोर्ट से वो पेशी के लिए जा रहे थे, उन्होंने बताया कि किस तरीके से इन्होंने जो सरकारी गवाह की जो सीडी है इन्होंने गायब कर दी है। मैं बता रहा हूँ, सारा तंत्र इनका है, सारी चीजें इनकी है, सभी चीजें इनके हाथ में, पुलिस भी इनके हाथ में है, सारी चीजों को इन्होंने मैनेज कर रखा है। जिस प्रकार से ये लोग मैनेज करके चला रहे हैं सिस्टम, ये आने वाले भविष्य के लिए, भारत के लिए, हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है, हमारे प्रदेश के लिए अच्छा नहीं है। इंडिया अलायंस की बात कर ले तो आपकी पार्टी भी इंडिया अलायंस का हिस्सा है, और इंडिया अलायंस में अब कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखा जा सकता है कि दरार आ चुकी है। इसको लेकर के क्या कहेंगे? दरार आने के बावजूद भी क्या आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस का समर्थन करेगी? इंडिया अलायंस हमारे जो पार्टी के उच्च स्तर के हमारे जो नेता हैं, हमारे राष्ट्रीय संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल जी या भगवंत मान जी, इन लोगों द्वारा एक गठबंधन के तहत हम लोग इंडिया अलायंस के अंदर गए हैं। और जिस भी प्रकार से हमारे पार्टी का उच्च नेतृत्व इस चीज को डिसाइड करेगा, हम जो जमीनी स्तर पे जो भी कार्यकर्ता पदाधिकारी है हम उनको फॉलो करेंगे। इंडिया अलायंस के अंदर कोई दरार नहीं है। इंडिया अलायंस एक गठबंधन उन लोगों का है जो इस देश के लिए काम करना चाहते हैं, हर प्रदेश के लिए काम करना चाहते हैं। लेकिन वो भी तो बिखरता हुआ नजर आ रहा है ना, क्योंकि बात कर ले ममता बनर्जी की या फिर और जो पार्टी सुप्रीमोज है उनकी बात कर ले तो सभी की स्टेटमेंट आए दिन मीडिया में आती रहती थी। इससे साफ जाहिर की दरार इंडिया अलायंस में आ चुकी है। इंडिया अलायंस में दरार उन्हीं लोगों के बीच में आई है जो इस देश के लिए काम ना करके अपने खुद के डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहते हैं, इसलिए वो लोग निकल के इस इंडिया अलायंस से चले गए हैं। उन लोगों को अपनी पर्सनल जो डेवलपमेंट है वो ज्यादा अच्छी लगती है, देश की डेवलपमेंट के लिए साथ में नहीं रहना चाहते। एक विपक्षी के तौर पे जो आज सत्तारूढ़ बीजेपी है उसके खिलाफ लड़ने के उनमें मादा नहीं है। डरपोक लोग ही इंडिया अलायंस को छोड़ के जाते हैं, अदरवाइज तो जो इंडिया अलायंस है वो बहुत बढ़िया काम करने के लिए आने वाले लोकसभा में भी काम करेगा और लोगों के लिए कोशिश करेगा कि जिस प्रकार से पिछला प्रदर्शन रहा उससे बेहतर प्रदर्शन देके एक अच्छा मजबूत सरकार के अंदर वो आने की कोशिश करेगा। चलिए अभी बात कर ले हरियाणा की, तो बहुत जल्द लोकसभा चुनाव भी हैं। क्या मानते हैं आम आदमी पार्टी कितनी सीटें निकाल सकती है? देखो, ये उच्च स्तरीय जो हमारे पदाधिकारी जो हमारे नेता हैं उन लोगों का विषय है। मैं तो इसके ऊपर ज़्यादा कमेंट आपसे नहीं कर पाऊंगा। जो भी पार्टी निर्देश करेगी, हम जिस प्रकार से ग्राउंड के ऊपर काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अगर पार्टी ने लोकसभा के उम्मीदवार अपने उतारे या इंडिया अलायंस के अंदर उतारे तो हम उसके लिए मजबूती के साथ में काम करेंगे। नारनौल से आप भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, चुनाव लड़ने वाले हैं, किस तरह से देखते हैं क्या निकाल पाएंगे नारनौल विधानसभा से सीट? क्या पहुंच पाएगा नारनौल से एक और आम आदमी पार्टी का विधायक चंडीगढ़ विधानसभा? नारनौल विधानसभा एक ऐसी सीट है
जिसमें बहुत ज़्यादा वैक्यूम है, एक स्पेस है, एक गैप है। नारनौल विधानसभा के साथ में एक बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि पिछले 20 साल से नारनौल विधानसभा एक मंत्री के इलाका रहा है। 10 साल कांग्रेस के मंत्री रह के चले गए, अब 10 साल अब बीजेपी के मंत्री हैं। आपने देखा होगा कि मंत्री पद तो जनता ने हर बार मंत्री तक पहुंचाया है, लेकिन जनता के जो वादे हैं, जनता के जो काम है, मूलभूत काम है। मैं आपको बताता हूँ, गाँव के अंदर ऐसी व्यवस्था है जहाँ पीने के पानी की आज भी साफ पानी नहीं मिल रहा पीने के लिए। मैं गाँव के नाम भी दे सकता हूँ। गुआनी गाँव में मैं कल गया था, उन्होंने बताया कि हमारे गाँव के अंदर पूरा गंदा पानी हम लोगों को सप्लाई हो रहा है। दूसरी चीज़, खामपुरा गाँव है जहाँ पे आज भी जोड़ की समस्या पड़ी हुई है, पूरे गाँव के अंदर नालियों के अंदर पानी खड़ा हुआ है। आप नारनौल क्षेत्र के अंदर, आप नारनौल के बाजार में चले जाइए, आज भी छलक नाले की बात हो रही थी। जिस प्रकार से 40 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट दिया गया था, उस प्रोजेक्ट को अगर आप उसका लेआउट देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि आप किसी पेरिस का या जर्मनी का आपको लेआउट देख रहे हैं। लेकिन 35 से 40 करोड़ रुपए का जो बजट था, पूरा का पूरा बजट इन लोगों ने वाइप आउट कर दिया, पूरा का पूरा बजट इन लोगों ने यूज कर दिया। लेकिन आज भी स्थिति वही छलक नाले की खड़ी हुई है। शहर के अंदर चाहे सीवरेज की आप सुविधा देख लीजिए, चाहे नालियों की चीज देख लीजिए, या फिर गाँव के अंदर किसी भी प्रकार के डेवलपमेंट की बात देख लीजिए, अगर कोई भी वासिंदा नारनौल शहर के चाहे गांव का हो चाहे वार्ड का, अगर खड़ा होकर कह दे कि मौजूदा बीजेपी सरकार ने पिछले 10 साल के अंदर ये 10 काम किए हैं, तो हम उनके नतमस्तक होने के लिए तैयार हैं। नारनौल विधानसभा के अंदर चाहते हैं अब की बार जितने भी लोग आएंगे, प्रतिद्वंदी भी आएंगे, जो भी लोग आएंगे, सभी लोग, मेरे को लगता है कि अब की बार नए रहने वाले हैं। हम लोग भी राजनीति के अंदर नए हैं और हमारे को आम आदमी पार्टी अगर हमारे को मौका देती है, जिस प्रकार से हम लोगों के पास में जा रहे हैं, हम कोशिश ये करेंगे कि लोगों को, एक नारा हमारा है कि अगर आपको मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है, आप चाहते हैं कि आपके यहाँ पे स्कूल अच्छे बने, अस्पताल अच्छे बने, बिजली पानी की व्यवस्था हो, रोजगार की व्यवस्था हो और मूलभूत सुविधाएं आपको मिले, तो आम आदमी पार्टी आपके लिए खुले दिल से आपके साथ में आना चाहती है और काम करना चाहती है। और एक परिवर्तन जो शुरुआत हम लोग कर सकते हैं वो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। और नारनौल विधानसभा के अंदर मुझे ऐसा लगता है, जिस प्रकार से गाँव के अंदर मेरे को रिस्पॉन्स मिल रहा है, मैं लोगों के पास में जा रहा हूँ, मैंने काम एक डे 1 से करना शुरू कर दिया है, इसका हम लोगों को फायदा मिलने वाला है। और 100% मैं कमिटमेंट करता हूं आम आदमी पार्टी को भी कि अगर हम लोगों को इस प्रकार से जो हम काम कर रहे हैं, 100% हम नारनौल विधानसभा की जो सीट है वो आपकी झोली में डालने का काम करेंगे। इंजीनियर साहब, आज के इस खास साक्षात्कार का सबसे अंतिम और सबसे कड़ा सवाल आपसे ये रहेगा कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनके द्वारा दावा किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी आने वाले समय में सरकार बनाएगी। फिलहाल अगर बात कर ले आम आदमी पार्टी की हरियाणा में, तो एक के बाद एक जो नेता जुड़े रहे हैं वो भी छोड़ते जा रहे हैं। सबसे पहले मंत्री निर्मल सिंह की बात कर ले, उसके बाद चित्रा सरवारा की बात कर ले, और उसके बाद बड़ा चेहरा माने जाते थे आम आदमी पार्टी का डॉक्टर अशोक तंवर, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी। तो इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? देखो, आम आदमी पार्टी के साथ में वही व्यक्ति टिक के और रुक के काम कर सकता है जो पार्टी की नीतियों से प्रभावित है और जनता के लिए, आम जनता के लिए काम करना चाहता है। आया राम और गया राम हमारे क्षेत्र के अंदर बहुत सारे पहले भी रहे हैं, आप बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों में भी रहे हैं, तो जो लोग गए हैं उनके ऊपर तो मैं अपनी टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी की जो दिशा है उसके ऊपर वही व्यक्ति काम कर सकता है जिसने ये ठाना है कि वो जनता के लिए काम करना चाहता है, जनता के लिए वो क्षेत्र के अंदर आया है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, हमारे साथ मौजूद रहे आम आदमी पार्टी के जिला सचिव इंजीनियर नरेंद्र जी। नारनौल से राजनीतिक मैदान में अपनी जो किस्मत है वो आजमा रहे हैं, लगातार लोगों के बीच जनसंपर्क अभियान भी चला रहे हैं। अब इनको कैसा कुछ रिस्पॉन्स मिलता है ये वक्त तय करेगा, जनता तय करेगी, मतदाता तय करेंगे कि क्या अगले विधायक होंगे इंजीनियर नरेंद्र नारनौल से आम आदमी पार्टी के लिए, या क्या कुछ रहने वाला है। और इस खास साक्षात्कार के में हमने कुछ विशेष मुद्दों पर चर्चा की है। क्या लगता है आपको, क्या कुछ आपका कहना है, कमेंट सेक्शन में अपना जवाब अवश्य दें और इस खास साक्षात्कार को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। इंजीनियर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ खास रूप से जुड़ने के लिए। धन्यवाद।